हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 24 जनवरी 2023 को। और इस पेपर के हमने कई सारी पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। 2014 से 2024 तक के मैंने उसमें सारे पेपर कंप्लीट कराए हैं, तो उन सभी पेपरों को देख सकते हैं। और लगभग उसमें 90 या 100 के लगभग वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सीरियल से लगे हुए हैं सारे पेपर। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, 6, 7 और 8th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, क्योंकि इन तीनों क्लास से आज ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। और उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। और इन प्ले लिस्टों को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सबको देख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 60 तक पिछले पार्ट में हमने देखे थे। अब हम देखेंगे 61 से। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है कथन ए, एक राज्य को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद राज्यों के बीच बीच विवाद का मामला है। ठीक है। दूसरा है बी, नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो ये आया है आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से आया है। और चैप्टर नंबर 4 में इस तरह की चीजें दे रखी है। राज्य और केंद्र के बीच जो बंटवारा है किसी भी चीज का, जीएसटी का या किसी भी चीज का, उसके बारे में दे रखा है। अब देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो तो हो जाएगा गलत, क्योंकि जीएसटी का बंटवारा कभी भी दो राज्यों के बीच नहीं होता है। ठीक है, ना ही इस तरह का कोई विवाद हो सकता है, क्योंकि जो जीएसटी का बंटवारा है वो सीधे सीधे केंद्र और राज्य के बीच होता है। ठीक है। रही बात नदी की, तो ये जो विवाद है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो कई बार राज्यों को ऐसा लगता है कि उनको उस नदी का पानी ज्यादा मिलना चाहिए, उनका डैम पहले भरा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का होता है। कावेरी नदी को लेकर है, तुंगभद्रा नदी को है लेकर है। और देखो, केवल राज्यों में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। जैसे झेलम नदी का पानी है जो पाकिस्तान जाता है। ठीक है, पंजाब से जितनी भी नदियां होकर निकल रही हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से जितनी भी नदियां होकर निकल रही हैं, झेलम है, ब्यास है, और आपकी बहुत सारी नदियां हैं, 5-6 नदियां हैं, सिंधु है। तो वो जो सारी नदियां हैं, पाकिस्तान का और भारत का इस बात पर विवाद रहता है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि पीछे से पानी कम छोड़ा जा रहा है, हमें पानी कम मिल रहा है। ठीक है, और इसी तरह से नदियों का विवाद होता है हमारे देश में भी। दो राज्यों में हो जाता है कई बार। कावेरी नदी का बहुत ज्यादा होता है, तुंगभद्रा नदी का बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो दो राज्यों के बीच का जो विवाद है, इसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, जब भी दो राज्यों के बीच किसी भी बात को लेकर असहमति होगी, तो उसका निवारण कौन करेगा? उसका निवारण करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन जीएसटी को लेकर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीएसटी दो राज्यों का विषय नहीं है, जीएसटी केंद्र और राज्य का विषय है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? यानी कि जो शहरों में काम के लिए आते हैं मजदूर, उनको दर्शाती है। और ये आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें दे रखा है शहरी आजीविका। ठीक है, इस तरह का कुछ चैप्टर का नाम है, तो उस चैप्टर से आया है। पहला है संगठित कार्यबल, दूसरा है लेबर चौक, तीसरा है भू मालिक, और चौथा है प्रशिक्षित टेक्नीशियन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। लेबर चौक एक ऐसा स्थान है जहां पर जो गांव के कुछ लोग होते हैं, जिनके पास, जो भूमिहीन है या जिनके पास भूमि नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, शहर में एक जगह होती है, कोई एक चौक बना होता है, वहां पर वो लेबर के लोग खड़े होते हैं। और वहां से जिन लोगों को काम के लिए लोगों की जरूरत होती है वो ले जाते हैं। जैसे आपके घर में पेंट करने वाले हैं, या फिर आपके घर में ये जो मकान वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए, फर्श के लिए, सफाई के लिए, किसी के लिए भी आपको 1 डे के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी जरूरत है, आप वहां से मजदूर लेके आ सकते हैं। तो आप कहाँ से लेके आते हैं? लेबर चौक से, है ना। ज्यादातर लोग जानते होंगे लेबर चौक के बारे में। जो नहीं जानते मैंने उनको बता दिया है कि जिन लोगों के पास कुछ भी काम नहीं होता वो लेबर चौक पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और जिन लोगों को काम के लिए मजदूर चाहिए होते हैं वो ले आते हैं। और उसके बदले में लगभग 600 रुपये या 700 रुपये हाल फिलहाल में चल रहा है एक दिन का। ठीक है, तो वो आपको 9 से 5 बजे तक काम करेंगे आपके घर, और उसके बदले में वो आपसे 600 रुपये या 700 रुपये जो भी चल रहा होगा वो लेते हैं।
फिक्स होता है उनका, मतलब सबका ही फिक्स होता है, जितने भी लोग चौराहे पे खड़े हैं उन सबका फिक्स ही होता है कि एक दिन का 9 बजे से और 5 बजे तक की ड्यूटी का हम इतना पैसे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, दादन व्यवस्था क्या है? देखो ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। दादन व्यवस्था, सॉरी सेकंड लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर तो कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दादन व्यवस्था, नहीं सॉरी, दादन व्यवस्था नहीं है, शायद कुछ और नाम है, लेकिन इसमें दे रखा है दादन व्यवस्था के बारे में। अब देखो दादन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, दूसरा है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, तीसरा है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, बुनकर यानी कि जो कपड़ा बनाते हैं उनको बुनकर बोलते हैं, चौथा है किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था, साहूकार कौन होते हैं, जो गांव में थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो ब्याज पर पैसे उठाते हैं, उनको बोलते हैं साहूकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी जो कपास है वो किसानों से खरीदते हैं कपास को, ठीक है, कपास के फूलों को खरीदते हैं, फिर उनको कॉटन, उनसे वो कॉटन बना लेते हैं, मतलब गट्ठर बना लेते हैं, रुई का गट्ठर बना लेते हैं, और फिर वो बुनकरों को बेच देते हैं, और बुनकर कपड़ा तैयार कर फिर व्यापारियों को बेच देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मुनाफा होता है इसमें व्यापारियों को ही होता है, क्योंकि मान लो व्यापारियों ने 5 रुपए किलो कपास ली, ठीक है, उसका गट्ठर बनाया और इनको दे दिया बुनकरों को, ठीक है, बुनकर कपड़ा बनाएंगे, और कपड़ा बनाकर कपड़ा बनाने का इन्होंने 1-2 रुपया इनको दे दिया बुनकरों को, ठीक है, 1 किलो का 1-2 रुपया दे दिया, फिर बुनकरों ने फिर इनको ही बेच दिया व्यापारियों को। अब व्यापारी उस कॉटन के कपड़े को कितने का बेचेंगे, 100-200 का बेचेंगे, तो लगभग इनको 90%, 50% फायदा हो जाता है व्यापारियों को, जबकि बुनकरों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, इनको दिहाड़ी के रूप में ये कुछ भी दे देते हैं। तो इस सबसे ज्यादा लॉस इसमें बुनकरों को रहता है और किसानों को रहता है और व्यापारियों को मुनाफा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भारत में लोकतंत्र पर आधारित निम्न कथनों को पढ़ें। ये जो आया है आपका 64 वाला जो क्वेश्चन आया है, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से, उसमें लोकतंत्र के बारे में बहुत विस्तार से दे रखा है। ये है लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, मुफ्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित, है ना। निष्पक्ष यानी कि कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वोट डाल सकता है, जो भी चुनाव में कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि जनता अपनी मर्जी का नेता चुन सकती है, जैसे हमारे देश में होता है, वोट कोई भी वोट डालने जा सकता है जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का है, ठीक है, 18 से ज्यादा उम्र के लोग ही वोट डाल सकते हैं, 18 या उससे ज्यादा, तो वोट डालने का अधिकार होता है। बी है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों सही है, लोकतंत्र की यही परिभाषा होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है ए, रौनक के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर होंगे। वो उसके रौनित के अंकल क्या चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अंक लेके आए, यानी कि अच्छा उसके मार्क्स आए और उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बी है लक्ष्मी लाकड़ा लाकड़ा जो 27 साल की हैं, भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी, ठीक है। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, आपको लग रहा होगा यहाँ से शुरू हुआ है, नहीं, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, उपरोक्त उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के लिए उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रूढ़िवादी धारणा क्या चली आ रही है कि लड़कियां जो हैं वो इंजन चालक नहीं हो सकती, वो रेल नहीं चला सकती, वो प्लेन नहीं चला सकती, ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये धारणा चली आ रही है कि लड़कियों को कैसा होना चाहिए, घर के कामकाज देखने चाहिए, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, घर में काम करें, बच्चों को संभालें, ये सारी चीज के रूप में और महिला को देखा जाता है, जबकि वो पहली महिला थी जिन्होंने इंजन चलाया था, ठीक है। और ये आपका आया है 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ही राज सुंदरी देवी के बारे में दे रखा है, और इसमें ही ताराबाई शिंदे के बारे में दे रखा है, इसमें पंडिता रमाबाई के बारे में भी दे रखा है। तो ये जितने भी करेक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़ना, ठीक है। और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, केवल बी सही है, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाओं के संबंध में केवल बी सही है, क्योंकि इनो ये जो उदाहरण है ये रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ रहा है, ठीक है, जबकि जो पहला वाला उदाहरण है वो रूढ़िबद्ध धारणा का ही है कि लड़कों को ज्यादा अच्छे अंक लाने हैं ताकि उनको ज्यादा अच्छी नौकरी मिले।
ठीक है, लेकिन लड़कियों की नौकरी के बारे में नहीं सोचा जाता था पहले। ठीक है, ये परंपरा चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। अगर गाँव देहात में जाएंगे तो आज भी उनका यही रहता है कि भाई घर में रहो, घर का काम काज करो, और जो पुरुष है वो बाहर काम करेंगे। ठीक है, तो पहले की ये धारणा अभी भी चली आ रही है, कुछ जगह चलती है। महिलाओं को जॉब करने से रोका जाता है, महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है कई जगह पर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है जीवन, चौथा है निजता। तो ये जो मौलिक अधिकारों के बारे में दे रखा है, ये दे रखा है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में, बहुत विस्तार से दे रखा है। सारे इसमें 12 से 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी दे रखे हैं। और स्वास्थ्य किससे संबंधित है? तीसरे से, जीवन के अधिकार। जीवन का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 में है ना। और आर्टिकल 21 में ही 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है कि इनको बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा शिक्षा का जिक्र है, ये आर्टिकल 21 में भी दिया हुआ है, और ये मौलिक कर्तव्यों में भी दिया हुआ है कि ना केवल सरकार की ये ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाना, बल्कि माता पिता की भी ये ड्यूटी है कि वो घर का कोई भी काम ना करवाएं, बाहर काम पर ना भेजें बच्चों को स्कूल भेजें जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहता है। पहला है, मतलब क्या मतलब है इनका मौलिक अधिकारों का, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए? पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, मौलिक अधिकार इसको इंडिकेट करते हैं कि हाँ राजनीतिक लोकतंत्र होना चाहिए, मौलिक अधिकार इसलिए ही तो दिए गए। बी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। सी है कल्याणकारी राज्य। नीति निर्देशक तत्व का जो मेन मोटिव है, ठीक है, जो मेन उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और डी है पुलिस राज्य। तो इसका पुलिस राज्य से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 67 का, वो हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मुखिया कौन होता है? पहला है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश। तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनको ही भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बोला जाता है। तो वो मुखिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आया है, देखो ये वाला जो आया है, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, न्यायालय वाला चैप्टर है। और ये वाला जो आया है, ये आया है 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य या स्वतंत्रता वाले चैप्टर में से आया सर, नहीं, समानता या स्वतंत्रता वाले चैप्टर में से आया है, जिसमें इसके बारे में विस्तार से दे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, तमिलनाडु। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मध्याह्न भोजन या मिड डे मील शुरू क्यों किया गया था। ये शुरू इसलिए किया गया था कि ऐसा अनुभव किया गया कि कुछ बच्चे भारत में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, और इसलिए उनको बाहर काम करने जाना पड़ता है। बाहर काम करने यानी कि मजदूरी के लिए, घरों में काम करने के लिए, या चाय वाले की दुकान पर, या सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, इस तरह के देखे गए छोटे छोटे बच्चे। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। इसलिए मध्याह्न में यानी कि दोपहर में फ्री में खाना देने की बात सरकार ने सोची, और ये जो शुरुआत है ये तमिलनाडु से हुई, है ना। और हाल फिलहाल में इस योजना को बोला जाता है पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण योजना। अब मिड डे मील ना बोलकर इसको बोलते हैं पीएम पोषण योजना। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। 2021 में क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना। ठीक है, और ये इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1995 में। मिड डे मील के नाम से भी इसको जानते हैं। मिड डे मील कब से प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1995 में हुआ था। इसको मध्याह्न भोजन भी बोलते हैं, और इसको पीएम पोषण योजना भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पीएम पोषण योजना भी बोलते हैं। और ये उन बच्चों के लिए जो फुटपाथ पर ऐसे ही खड़े रहते हैं, 1-2 पैसे मांगते हैं या इस तरह के,
क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। पढ़ने का इंसान कब सोचेगा? जब उसको 2 टाइम का खाना मिलेगा तभी तो उसके बाद वो पढ़ने का सोचेगा। ऐसा तो नहीं है आप भूखे ही पढ़ने बैठ जाओगे। सबसे पहले आपकी ज़रूरतें क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले आपको खाना चाहिए, फिर आपको बदन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, फिर आपको रहने के लिए एक छत चाहिए। उसके बाद आप सोचोगे अपने विकास के बारे में, पढ़ाई-लिखाई के बारे में। तो ये सारी सुविधा हमारी भारत सरकार देने की कोशिश कर रही है। गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को घर भी प्रोवाइड करवा रही है। बहुत सारी आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर दिए गए हैं। और हमारी भारत सरकार मध्याह्न भोजन भी दे रही है, टॉयलेट की सुविधा भी, जो गरीब लोग हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है उनको टॉयलेट भी बनवा रही है। तो सारी योजनाओं के तहत काम हो रहा है, तभी हमारा जो भारत है वो विकास कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है तेजी से। और अभी कुछ ही दिन की बात है, ठीक है, 50-100 साल की बात है, ये बिल्कुल जो यूरोप है ना उसके बराबर में आ जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजना का विकास एवं क्रियान्वयन कर रही है। सतत विकास यानी कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात है, ठीक है। तो पूरी तरह से विकास करने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? पहला है लक्ष्य ए, दूसरा है लक्ष्य 2, तीसरा है लक्ष्य 3, चौथा है लक्ष्य 4। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, लक्ष्य 2। लक्ष्य 2 में इन्होंने अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि लक्ष्य 2 का मतलब है कि सभी बच्चों को पोषण भरा खाना देना, भारत को स्वस्थ बनाना, ठीक है, और भारत को कैसा बनाना? भारत के जो बच्चे हैं उनको स्ट्रांग बनाना। क्योंकि आज जो बच्चा 5 साल का है, ठीक है, 20 साल बाद वो कैसे कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का हो जाएगा वही बच्चा। अब वो 25 साल का बच्चा कुछ तो काम करेगा। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो सरकार पर डिपेंड रहेगा, दूसरे लोगों पर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर वो स्वस्थ है, शिक्षित है, तो वो अलग अलग सेक्टर में काम करेगा, जिससे हमारे देश की तरक्की होगी। तो अपने देश की तरक्की करने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने देश के बच्चों में सुधार लाना पड़ेगा। अपने देश के बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई की सुविधा ये सब देनी पड़ेगी, तभी कोई भी देश तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन जो है ये लक्ष्य 2 को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सतत विकास का से मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन का इस प्रकार उपभोग किया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधन की कमी के कारणों की आवश्यकता में कटौती की जा सके, या फिर उनके सामने ये संकट ना आए कि भाई हम किसी भी तरह से जो और संसाधन है उनका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।